नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्चुअल टर्म्स देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखे हुए हैं और उसमें हर साल ये जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एलईएफ क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, इन सब चीज़ों को पूछ लेते हैं ऑप्शंस में दे करके और बच्चे आराम से कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या है कि पॉलिटी और हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें या तो आपको क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। आपको सोचने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए एक बार, तो आप ये कभी भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं। इसलिए इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है, बशर्ते आप उन चीज़ों को ध्यान देते हुए पढ़ें, ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें जो अप्लाई होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जैसा कि अभी इंडिया जो है वो 3 साढ़े 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुके हैं हम, और आगे आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर हम $5 ट्रिलियन को टच कर जाएँगे और 2050 तक हमारा टारगेट है कि हम $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। यानी कि जब हम $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, तो हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज़ में से आएँगे। यूएसए रहेगा, चाइना रहेगा और इंडिया रहेगा। ये दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज़ होने वाली हैं 2050 तक। तो इन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। एज़ अ सब्जेक्ट आपके सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि जो भी उनके यहाँ पे नए लोग जॉइन कर रहे हैं, वो सब भी इन सारे टर्म से फ़ैमिलियर हों कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, एलईएफ क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट लेक्चर रहेगा। और अगर आप सही तरीके से इन लेक्चर्स को देखते हैं, जो कि हमारी सीरीज़ आने वाली है इकोनॉमिक्स वाली, जिसका आज ये पहला लेक्चर है, तो आई कैन एश्योर यू कि जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो आप इज़ीली टैकल कर पाएँगे। और शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप मिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी इकोनॉमिक्स करवाने वाला हूँ, लेकिन मैं स्पेशली फोकस करूँगा उन टर्म्स पे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मैं आपको कोई भी फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं हम सारे वो देखने वाले हैं। उनके क्या-क्या रूल्स हैं, उनकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे वो इन्फ्लेशन को टैकल करते हैं, डिफ्लेशन को टैकल करते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। हम ये जो टर्म्स होते हैं ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, हम इन टर्म्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं प्रॉपर डिटेल में। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में और आप काफ़ी कुछ लर्न कर पाएँगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है, ये होने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बेस्ड, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखेंगे कैसे। तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करेंगे और फिर हम आगे चल के इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं वो सारी हम देखेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है, पहला तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी हमें बनाता कौन है? तो ये हमारा बनाता है आरबीआई। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, एमसीक्यू आए, ये आरबीआई बनाता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है? तो आंसर आपको पता है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई बनाती है। तो एक तो इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो गया, आप ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्या है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, यानी कि हम ऊपर से ब्रॉड स्केल से हम पूरी चीज़ों को देखते हैं डिटेल में, कि ये देश में क्या चल रहा है और क्या-क्या चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा ले डाउन की जाती है। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं मॉनेटरी पॉलिसी, हम क्या-क्या मैनेज करते हैं? तो इसमें हम मैनेज करते हैं मनी सप्लाई। इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। अभी अगर आपने कभी न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, तो क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं बैंकों के द्वारा, इंटरेस्ट रेट घटा दिए गए हैं। ये सब कौन करता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, ये कमिटी रिकमेंड करती है बैंक्स को कि आपको ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे काम करना है। उनकी डायरेक्शन के हिसाब से जो बैंक्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसमें हम मनी सप्लाई को मैनेज करते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो हम घटाते बढ़ाते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ताकि हम तेज़ गति से ग्रो कर सकें। ये हो गई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारी ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, अब इसके अंदर 2 तरीके के टूल्स होते हैं। अब इसमें जो पहले सेट ऑफ टूल्स हैं, इनको हम क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स। अब इस क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आता है? सीआरआर आ गया आपका, एसएलआर आ गया। अभी हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। अभी मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो सीआरआर हो गया आपका, एसएलआर हो गया आपका। ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो कहते हैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में। और आप कौन-कौन से डिफरेंट टाइप्स के रेट होते हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया आपका, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक एमएसएफ हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं इसको, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये सब हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स के पार्ट हैं। और दूसरे वाले जो हैं हमारे, इनको हम क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। क्वालिटेटिव यानी कि ये वाले जो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, इसमें क्वांटिटी मैनेज करते हैं, यानी कि ये ब्रॉड हैं, ये इनडायरेक्ट असर करते हैं, ये डायरेक्टली असर नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी, अगर हम सेंट्रल बैंक अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है, सीआरआर, एसएलआर, आरआर या ट्रिपल आर, इनसे रिवर्स रेपो रेट, इन सबसे रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेता है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म में असर करते हैं। मतलब इट विल टेक टाइम। अगर अगर मान लीजिए आज आरबीआई कोई भी डिसीजन लेती है, तो इसका असर शो होने में पूरे देश पे मे बी 6 मंथ भी लग सकते हैं, और कभी-कभी तो 1 साल भी कम पड़ जाएगा। तो ये जो हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ये असर तो दिखाते हैं, बट इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। दूसरे क्या होते हैं, हमारे क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं इनको हम। और वो जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, उनको हम इनडायरेक्ट टूल्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं मार्केट को। ये इट विल टेक सम टाइम टू शो देयर इफेक्ट ऑन द होल कंट्री। वेयरएज़ जो हमारे क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अगर जैसे ही आज हमने कोई भी चेंज किया, आज अगर आरबीआई कुछ भी चेंज करती है, तो उसका असर आपको तुरंत देखने को मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं होने वाली है। कि या अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट एक्शन है या फिर रेशनिंग है, ये सब क्वालिटेटिव टूल्स के पार्ट हैं। तो आपसे पूछ सकता है कभी भी क्वेश्चन में, आपको एमसीक्यू में दे सकता है कि कोई भी 4 टर्म दे देगा वो, इन वाले में से। मान लीजिए आपको सीआरआर, एसएलआर दे दिया और आपको
मोरल सुएसन और रीजनिंग दे दिया। अब पूछा इसमें से क्वालिटेटिव टर्म्स कौन से हैं, क्वालिटेटिव टूल्स कौन से हैं और क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं, तो आपको पता होने चाहिए इन सबके नाम। इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज हमारा जो फोकस रहने वाला है इस वीडियो के अंदर वो हम क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ज़्यादा वीडियो बड़ी ना बने, अदरवाइज आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आज हम क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और कल हम देखेंगे क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वालिटेटिव टूल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इनके नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारे। रीजनिंग हो गया, मोरल सुएसन हो गया, मार्जिन या फिर हम इसको लोन टू वैल्यू रेशियो भी कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल हो गया, फोर्थ हमारा, और डायरेक्ट एक्शन होता है। ये सारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारा फोकस होने वाला है इस वीडियो के अंदर वो है हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। तो इससे पहले कि हम डीप डाइव मारेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं जो हमारे बैंकों के पास रिजर्व होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि इनका आगे यूज़ होने वाला है, तो फिर बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं सोचा कि पहले ही आप लोगों को बताता चलूँ कि रिजर्व जो होते हैं बैंकों के पास वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एक तो डिमांड लाइबिलिटीज़ है और दूसरी होती है टाइम लाइबिलिटीज़। तो डिमांड लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो कि कभी भी जो कस्टमर है, यानी कि मैं हूँ, आप हैं, या फिर जिन जिन लोगों ने भी अपना बैंकों में खाता खुलवा रखा है, अगर वो कोई भी अपने खाते में से पैसा निकालते हैं जब उनकी मर्जी, तब वो निकाल सकते हैं उन पैसे को, तो उसको हम कहते हैं डिमांड लाइबिलिटीज़। यानी कि कस्टमर के द्वारा जब भी डिमांड की जाएगी बैंकों को वो पैसा वापस करना पड़ेगा, इसलिए इनको हम डिमांड लाइबिलिटीज़ में काउंट करते हैं। इसमें दो तरीके के अकाउंट आते हैं, एक होता है हमारा करंट अकाउंट और दूसरा हमारा होता है सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट कौन सा होता है, जो बिजनेसमैन रन करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही दिन में करोड़ों रुपए के टर्नओवर होते हैं, इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। और जो हमारे नॉर्मल जो भी लोग हैं जो जॉब करते हैं या फिर अभी अनएम्प्लॉयड है या फिर अभी स्टूडेंट हैं, मतलब उनका जो ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उनको क्या है कि उनको अपने पैसे सेव करके रखने हैं, और कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कभी उनको नीड होती है तब वो निकालेंगे उस पैसे को। तो इसलिए इस अकाउंट का नाम क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि इसमें क्या होता है मोस्टली लोग पैसे रखते हैं सेव करने के लिए। जबकि करंट अकाउंट जो है उसका यूज़ दूसरा है, उसका क्या है, लोग ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए बिजनेसमैन का अकाउंट होता है मेनली। तो ये दोनों अकाउंट है हमारे, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये दोनों हमारे डिमांड लाइबिलिटीज़ में काउंट होते हैं। फिर क्या है हमारा टाइम लाइबिलिटीज़। अब ये वाले अकाउंट जो है टाइम लाइबिलिटीज़ वाले, ये ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि कभी भी जो कस्टमर्स हैं वो डिमांड करके इनसे पैसा नहीं ले सकते हैं। इनका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन है जो कि फिक्स्ड हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एफडी करवाई, तो एफडी या तो 6 महीने की होगी कम से कम, या 10 साल तक की भी एफडी हो सकती है हमारी। तो इसलिए क्या है कि जो हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट है इसको हम टाइम लायबिलिटीज़ कहते हैं। इसमें क्या है कि बैंकों को पता है कि अगर हमारे पास टाइम लायबिलिटी के हिसाब से अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करवाता है कोई 5 लाख रुपए का, तो अभी बैंकों को पता है कि हमें 5 लाख रुपए 5 साल तक रखने हैं अपने पास। जो बैंक्स हैं वो उन 5 लाख रुपयों का उपयोग करेंगे लोन देने के लिए दूसरे कस्टमर्स को, और उससे वो ब्याज कमाएँगे। आपको पता है कि बैंकों का जो असली प्रॉफिट आता है वो कहाँ से आता है? जो वो लोन देते हैं दूसरे-दूसरे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स को, या फिर अगर मान लीजिए किसी को भी कोई गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, उसके ऊपर जो वो लोन देते हैं, लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वही जो बैंक्स होते हैं उनका असली प्रॉफिट होता है। तो इसलिए जो हमारी टाइम लायबिलिटीज़ हैं, ये क्या है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होते हैं। जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, ये तो आपको पता ही है फिक्स्ड डिपॉजिट कि हम 5 साल से 10 साल या फिर 6 महीने का भी हम एफडी करवा सकते हैं। अब क्या है, एक दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ये भी फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है, लेकिन रिकरिंग वर्ड की हिंदी क्या है कि जो एक ही काम बार-बार किया जाए। यानी कि अगर मान लीजिए आप अपने बैंक में गए और आपने बोला कि जी मेरी सैलरी आती है 3 तारीख को, तो जब मेरी सैलरी आती है तो आप हर महीने 3 तारीख मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए डिडक्ट कर लीजिए। इसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अब क्या है कि कई सारे लोग होते हैं उनके पास एक एक साथ लंप सम अमाउंट नहीं रहता है कि वो बहुत सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दें और एफडी करवा दें बैंकों में। तो वो लोग क्या करते हैं, अब उन्होंने मान लीजिए बैंक से बोल दिया कि आप हर महीने हमारे अकाउंट से 5-5 हज़ार रुपए काटते रहिए। तो अब क्या साल के अंत में उसके पास कितने रुपए सेव हो गए, 60,000 रुपए। और क्या है, उस पे इंटरेस्ट लगाएगा बैंक। अगर मान लीजिए 6% का भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो 6 6 या 36, यानी कि 3600 रुपए उसके इंटरेस्ट रेट हो गए। तो 60,000 प्लस 3600, 63,600 रुपए उसने कमा लिए। इसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट का फ़ायदा। तो ये क्या है, ये भी एक बैंक को पता है कि हमारे पास फिक्स्ड इनकम आने वाली है हर महीने 5-5 हज़ार रुपए। ऐसे उनके पास लाखों कस्टमर हैं, तो उनका पूरा स्केल पे वो लोग लोन देते हैं और उससे इंटरेस्ट रेट कमाते हैं। इससे उनका बैंक चलता है। तीसरा क्या होता है हमारा, कैश सर्टिफिकेट। इसको क्या होता है, कैश सर्टिफिकेट अभी आपको आगे चल के और इसको डिटेल में समझाएँगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें क्या है, एक बड़ा अमाउंट है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का कैश सर्टिफिकेट आप लेते हैं। जैसा कि एफडी है वैसा ही ऑलमोस्ट ही सिमिलर होता है कैश सर्टिफिकेट भी। बस एफडी और कैश सर्टिफिकेट में डिफरेंस ये होता है कि एफडी जो होती है वो आप जब चाहें तब तुड़वा सकते हैं। हालाँकि आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए बैंक बोलता है कि आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, या फिर 1% जितना भी अमाउंट है उसका 1% हम पेनल्टी ले लेंगे अगर आप एफडी तुड़वाते हैं टाइम ड्यूरेशन से पहले ही। और कैश सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आपने अगर एक बार फिक्स कर दिया वो पैसा, तो आप उसको तुड़वा नहीं सकते। कैश सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। आप उसको फ़ायदा मान लीजिए या नुकसान मान लीजिए, लेकिन कैश सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा एडवांटेज या डिसएडवांटेज आप जो भी कहें वो ये है कि आप उसको तुड़वा नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि यार एफडी पड़ी हुई है 1 लाख रुपए की, अगर बैंक में तुड़वा लेते हैं, आईफ़ोन ले लेते हैं। पर अगर कैश सर्टिफिकेट है तो वो टूटेगा नहीं। जब तक उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं होगा, आपको वो बैंक में रखना पड़ेगा। तो कैश सर्टिफिकेट में क्या होता है, इसमें भी वही आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलती है। तो अभी ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं कि इसको हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कहते हैं, कैश सर्टिफिकेट्स को। और हमारा चौथा क्या है, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने किसी ने बैंक जॉइन किया, मान लीजिए किसी ने एसबीआई पीओ निकाला या आईबीपीएस पीओ निकाला, उसने बैंक जॉइन किया, तो क्या होता है, बैंक कभी-कभी उनसे बॉन्ड साइन करवा लेता है कि आप 3 साल से पहले हमारा जो बैंक है वो छोड़ नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है कि बैंक काफ़ी इन्वेस्ट करता है आप लोगों के ऊपर, जो भी जॉइन करता है मान लीजिए। तो मान लीजिए बैंक्स ने उसको ट्रेनिंग दी 2 साल तक, उसके ऊपर बैंक्स ने खर्चा किया 10 लाख रुपए। अब जो 10 लाख रुपए उसने खर्चा किया बैंक ने, अब जैसे ही मान लीजिए ट्रेनिंग पूरी हो तब तक बैंक उनको सैलरी भी दे रहा है।
तो मान लीजिए जो भी एम्प्लॉई अगर वो बैंक को छोड़ के चला जाता है, जैसे उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है, तो क्या होगा, बैंक को काफ़ी लॉस हो जाएगा। 10 लाख जो उसने ट्रेनिंग पे खर्ची है वो लॉस हो जाएगा उसका। ऊपर से जो आपको मंथली सैलरी पे हो रही थी उस टाइम पर सीखने के लिए ही, वो भी उसकी वेस्ट हो गई। तो इसलिए क्या करते हैं बैंक जो है वो बॉन्ड साइन करवा लेते हैं कि अगर आप 3 साल से पहले हमारा अगर छोड़ के जाते हैं तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। मान लीजिए कुछ भी एक एक्स अमाउंट ले लेते हैं आप, 10 लाख रुपए आपको हमें जमा करने पड़ेंगे, या फिर हमारा जो भी ट्रेनिंग का खर्चा है वो आपको हमें देना पड़ेगा वापस। इस तरीके से वो बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। यानी कि जब वो 3 साल पूरे हो जाएंगे, अगर आपने लगातार 3 साल काम कर लिया, तो आपका जो बॉन्ड का जो पैसा था वो आपको वापस मिल जाएगा। इसको हम स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट में काम करते हैं। तो ये चारों चीज़ें जो हैं, ये हमारी टाइम लायबिलिटीज़ में काउंट होती हैं। टाइम लायबिलिटीज़ वो वाली, एक बार फिर से आप जान लीजिए कि टाइम लायबिलिटीज़ वो वाला पैसा होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहता है बैंक में, और डिमांड लायबिलिटीज़ वो हैं जो बैंक्स को कभी भी आवश्यकता पड़ेगी जैसे ही कस्टमर को, वो वापस ले सकता है। तो इसलिए डिमांड लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड मनी मानी जाती हैं, और जो टाइम लायबिलिटीज़ है उसको कम लिक्विड माना जाता है, क्योंकि ये एक इसका फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद ही बैंक इसको वापस करेगा। तो ऑब्वियस वाली बात है, जो एफडी कराएगा कोई भी बंदा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होगा करंट कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। मान लीजिए सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पे तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं, क्योंकि उस पे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन लगातार होती हैं, एक दिन में कई सौ करोड़ रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि इस पे तो इंटरेस्ट रेट देते ही नहीं है। पर सेविंग अकाउंट पे मान लीजिए आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5%, तो ऑब्वियस वाली बात है एफडी पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8%। तभी तो आप 1 साल तक जमा करके रखोगे उस पैसे को, अदरवाइज फिर आप सेविंग अकाउंट में रखोगे, फिर आप एफडी में क्यों करोगे। कस्टमर्स को भी ये पता है कि क्योंकि हमें एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो इसलिए जो बैंकों के पास टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू डिमांड लायबिलिटीज़। यानी कि अगर मान लीजिए किसी पे 5 लाख रुपए हैं, तो अपने सेविंग अकाउंट में वो 50,000 रुपए रखेगा, और बाकी का 4.5 लाख रुपया वो तो एफडी में रखेगा, क्योंकि उस पे उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा और पैसा सारा सिक्योर है। अब तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने एक नया कानून भी बना दिया जिसके तहत आपके 5 लाख रुपए तक जो है वो सिक्योर मनी है। तो बैंकों में अगर आप 5 लाख रुपए रखते हैं और अगर कुछ भी नुकसान हो जाता है आपका, तो वो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? आरबीआई लेगा। आरबीआई क्या है? बैंकर्स बैंक। तो इस तरीके से जब आपको पता है कि हमारे पैसे डूब ही नहीं सकते, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लोगे, तो 4.5 लाख रुपए क्या है? एफडी में आप जमा करोगे, और 50,000 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा करोगे। तो इसलिए क्या होता है, हमेशा हमेशा ये देखा गया है कि जो टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं बैंक्स की, टाइम लायबिलिटीज़ जो हैं वो हमेशा ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू डिमांड लायबिलिटीज़। यानी कि बैंकों के पास हमेशा ज़्यादा पैसा होता है लॉन्ग टर्म वाला कंपेयर टू शॉर्ट टर्म वाला। शॉर्ट टर्म वाला कौन सा है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और ज़्यादा टाइम वाला कौन सा है? एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सब क्या है? लॉन्ग टर्म वाला पैसा है। ये इस वाला पैसा जो टाइम लायबिलिटीज़ वाला है, ये बैंकों के ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिमांड लायबिलिटीज़। तो आई थिंक आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है? नेट का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है नेट का मतलब क्या है? अगर हम कोई भी 2 चीज़ें उनको जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नेट। कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं, प्लस और माइनस कर देते हैं, तो जो भी हमारा सम निकलेगा उसको हम नेट कहते हैं। तो डिमांड लायबिलिटीज़ और टाइम लायबिलिटीज़ दोनों को मिलाया जाता है। अब जो भी है, ये डिमांड है या टाइम है, दोनों क्या है? अल्टीमेटली लायबिलिटीज़ है। यानी कि बैंक को ये देना है, ये दूसरे का पैसा बैंक ने लिया हुआ है। तो बैंक को ये पैसा क्या करना है? देना है। अगर ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में है तो ये कभी भी देना पड़ सकता है, और ये अगर टाइम लायबिलिटी की फॉर्म है, यानी कि एफडी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट है, तो ये लॉन्ग टर्म तक बैंक के पास है, पर अल्टीमेटली बैंकों को वापस तो करना ही है। तो ये क्या है? बैंक की लायबिलिटी है। और बैंकों ने जिनको लोन दिया हुआ है वो क्या है? बैंकों के एसेट हैं। तो जब आप डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ जो भी हैं बैंक के पास जितनी भी हैं, वो सारा एक तरफ आप लिख लीजिए, और जो बैंकों का एसेट है, यानी कि बैंकों ने जितना लोन में दिया हुआ है पैसा, वो सारा उनका एसेट है, वो एक साइड लिख दीजिए। अगर आप दोनों को इक्वेट करते हैं, सम करते हैं, तो फिर जितना भी निकलेगा उसको कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। ठीक है? एनडीटीएल। अब ये जो एनडीटीएल होता है, इसी के बेसिस पे हमारा सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ, ये जो मैंने आपको भी बताए थे टर्म्स, वो सारे जो होते हैं वो एनडीटीएल के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो बैंकों के पास पैसा बचा हुआ है वो तो क्या है? एनडीटीएल ही है, वर्किंग कैपिटल तो वही है। अब हम देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, सीआरआर। तो जो सीआरआर है, ये क्या है? जब भी कोई भी बैंक मान लीजिए खुलता है नया, अब मान लीजिए कल को मैं अपना अगर बैंक खोलूँ, तो क्या ऐसा तो होगा नहीं कि मान लीजिए मैंने अपना एक एक दुकान ली किराए पे और मैंने उस पे बोर्ड लगा दिया कि जी आज से ये अभिषेक बैंक चालू हो गया है। तो अगर किसी को भी पैसा जमा करना है, वो अपना पैसा रखे, और मेरे को जब तक लगेगा कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, मैं लेके भाग जाऊँगा फिर तो। तो बैंकों को क्या है कि रेगुलेट करने के लिए वो सीआरआर, एसएलआर, इन सब चीज़ों को रखते हैं, ताकि जो लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है, वो अल्टीमेटली सिक्योर रहे, और कोई भी रैंडम बंदा आकर के अपने हिसाब से बैंक ना खोल सके। इस वजह से बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ये सीआरआर, एसएलआर लेकर के आती है। तो आइए देखते हैं सीआरआर क्या होता है। ये क्या होता है? जैसा भी हमने देखा एनडीटीएल, एनडीटीएल का 4% जो है उसको सीआरआर में रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या है? आरबीआई बोलता है कि जितना भी आपके पास टोटल एनडीटीएल आया, उसका 4% आपको सीआरआर में रखना है, और ये हर 15-15 दिन पे अपडेट होता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि जो साल के जनवरी 1 को था वही पूरे दिसंबर 31 तक वही रहेगा, नहीं, नहीं। जैसे क्या होता है कि अभी तो क्या है कि जो बैंकों का एनडीटीएल है वो लगातार चेंज होता रहता है, तो उसे उसके हिसाब से ही जो सीआरआर है, एसएलआर है, वो सब भी अगर मान लीजिए 4%, अब मान लीजिए किसी बैंक के पास एनडीटीएल जो था वो ₹100 था, तो उसका सीआरआर कितना होगा? अभी अगर 4% है तो ₹4। अब कल को ये मान लीजिए ₹200 हो जाता है, अब ये कितना हो गया? ₹200। तो जो सीआरआर है बैंकों का वो कितना हो जाएगा? अब ऑटोमेटिकली ₹8 हो जाएगा।
आरबीआई को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सीआरआर है वो अपने आप बढ़ करके 8 रुपये होगा, क्योंकि वो तो 4% फिक्स है। अभी एनडीटीएल अगर किसी भी बैंक का बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके हिसाब से वो अपने आप चेंज होता रहेगा। तो ये अभी फ़िलहाल में कितना है 4%, और आरबीआई जो है वो अपने हिसाब से कभी भी इसको चेंज कर सकता है। तो जो सीआरआर है, ये सारे जितने भी बैंक्स हैं, जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं या फिर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन सबको ये सीआरआर मेंटेन करना होता है। अब ये सीआरआर जो है, ये क्या है, लिक्विड मनी है, इसको हम किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि करेंसी की फॉर्म में है। और ये रखना किसके पास होता है, आरबीआई के पास, यानी कि हर बैंक उसका जितना भी एनडीटीएल है वो हर 15 दिन पे अपडेट करता रहेगा आरबीआई के पास, और वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, यानी कि वो बड़े बड़े बक्सों में भर करके आरबीआई के पास जमा करवाया जाएगा, जो बैंकों का सीआरआर है 4% के हिसाब से। ठीक है, और इस पे बैंकों को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, यानी कि एनडीटीएल का 4% जो है वो सारे बैंक जो हैं वो आरबीआई के पास जमा करेंगे, और उसका कोई भी परसेंट नहीं मिलेगा प्रॉफिट में बैंकों को। ठीक है, ये आप नीचे वाले पॉइंट में पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा लिखा हुआ है डिटेल में। तो ये आपका हो गया सीआरआर। अभी सीआरआर के बाद क्या है, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं इसको हम। इसमें क्या है कि जितने भी बैंकों के पास जो भी एनडीटीएल बचा, उसका अभी तो जैसे मान लीजिए फिलहाल में 18% है, कितना चल रहा है ये, 18%। ये भी आरबीआई अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकता है। इसमें क्या है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जैसे पहला वाला था वो तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही अवेलेबल होना चाहिए, यानी करेंसी की फॉर्म में ही अवेलेबल होना चाहिए, और सारे बैंकों को कहाँ पे जमा करना है, वो आरबीआई के पास में। पर जो एसएलआर है वो जरूरी नहीं है कि सारा लिक्विड फॉर्म में ही अवेलेबल हो। वो जो बैंक्स हैं, एक तो एसएलआर का जो 18% है, ये तो एक तो 18% से कभी भी आरबीआई जो है इसको बढ़ा करके 22% 40% कर सकता है अपने हिसाब से, जैसी इसको नीड होती है। और दूसरा क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं उन सबको आरबीआई बताता है कि आपका जो एसएलआर वाला पैसा है, एसएलआर कोटे का जो पैसा है, ये आपको किस किस फॉर्म में आप जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बैंक चाहता है कि उसके पास लिक्विड फॉर्म में ना रहे, वो उसको कन्वर्ट कर ले गोल्ड के फॉर्म में, तो वो कर सकता है, क्योंकि आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है। अब जो एसएलआर कोटे का जो पैसा होता है, ये आरबीआई बताता है इन बैंकों को कि आप कहाँ कहाँ पे ये पैसा जो है वो जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, आप चाहें तो आप ये कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप ये गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आरबीआई की द्वारा जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ जो हैं, उसमें भी ये पैसा आप रख सकते हैं। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, इसमें बॉन्ड भी आ गए इसमें, और इसमें शेयर्स भी आ गए। तो आरबीआई अप्रूव्ड जो बॉन्ड और शेयर्स हैं, उनमें भी ये पैसा जो है एसएलआर कोटे वाला, वो इन्वेस्ट किया जा सकता है आरबीआई से पूछने के बाद। और दूसरा क्या है, एक एसएलआर वाला जो कोटे का 18% या 22% जो भी फिक्स करेगा आरबीआई, वो एसएलआर वाले कोटे का पैसा क्या है, ये बैंकों के पास ही रहेगा। ये इनको आरबीआई के पास ले जाके जमा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, जो सीआरआर था वो आपको हमेशा कैश फॉर्म में ही रखना होता था, वो भी आरबीआई के पास में। लेकिन ये वाला जो है, ये कैश, गोल्ड या फिर आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में, यानी कि बॉन्ड या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, अगर आरबीआई वो बोलता है तो। और ऑब्वियस वाली बात है, अगर वो गोल्ड में या फिर आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट तो बनता है। जबकि सीआरआर में क्या था, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता था उनको 4% पे। लेकिन एसएलआर कोटा का जो भी पैसा होगा उस पे क्या होगा, इंटरेस्टेड उनको मिलेगा, क्योंकि या तो वो गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे या फिर अगर वो कैश में भी रखते हैं तो भी उस पे भी इंटरेस्टेड मिलता है उनको आरबीआई की तरफ से। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ अभी तक समझ में आ रहा है, क्योंकि काफ़ी मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, या फिर कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, और हम उसका कोशिश करेंगे कि आंसर दे दें। अब हमने सीआरआर देख लिया, हमने एसएलआर देख लिया। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, क्योंकि हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई क्या करता है, उसका क्या इस्तेमाल है मेनली, तो वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, हम मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हुए कैसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को टैकल कर सकते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही आता है हमारा सीआरआर, एसएलआर। तो हम जो आगे देखने वाले हैं वो क्या हम देखने वाले हैं कि सीआरआर और एसएलआर इन दोनों का यूज़ करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है उनको कैसे टैकल करती है आरबीआई, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मान लीजिए हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। पहले तो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3rd है, और ये 4th स्टेप है, ये 5th है, और ये 6th है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है सीआरआर, एसएलआर का उपयोग करते हुए। अब मान लीजिए कि किसी भी बैंक के पास ₹100 हैं। अगर किसी भी बैंक के पास ₹100 हैं और आरबीआई चाहती है कि सीआरआर, एसएलआर के थ्रू हमें इन्फ्लेशन मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गई है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो आपको जैसा कि पता है कि अब 4% सीआरआर है, यानी कि ₹4 तो सीआरआर में चले गए अभी, आपके कोटे के हिसाब से। और एसएलआर मान लीजिए, अगर मान लीजिए 18% है तो ₹18, फिर अगर 22% है, 22% है, तो ₹22, ये हमारे एसएलआर में चले गए। अभी सीआरआर और एसएलआर जो था वो ये हिसाब से था। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि मनी सप्लाई जो है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे है। आप एक बार विजुअलाइज़ करके देखिए, समझ लीजिए इस दुनिया में, या फिर अभी इस देश में पकड़ के चलते हैं। इस देश में मान लीजिए 100 एप्पल हैं टोटल, ठीक है? और लोगों को पहले 5-5 हज़ार रुपये सबको सैलरी मिलती थी, ठीक है? ये पहले चल रहा था सिस्टम। अब अचानक से क्या हुआ, मान लीजिए कि अब इन सबकी इनकम जो है वो एक-एक ज़ीरो हम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि इन सबकी इनकम जो है 50-50 हज़ार रुपये हो गई, और एप्पल की जो सप्लाई थी वो टोटल 100 थी पहले भी, वही टोटल 100 अभी भी है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए टोटल पहले जो 100 एप्पल था, उस हर एप्पल का दाम ₹10 था, ठीक है? अब पहले लोगों की इनकम 5,000 रुपये थी, तो वो क्या करते थे, ₹10 का एप्पल खरीदा उन्होंने। अब क्या है, लोगों के पास 50,000 रुपये हो गए हैं, तो फिर क्या है, अब सबको एप्पल चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, वही जो सेम बंदा पहले ₹10 का एप्पल खरीद रहा था, उसको लगेगा कि यार मेरे पास तो ज़्यादा पैसे हैं, तो मेरे को तो एप्पल चाहिए।
चाहे कुछ भी हो। अभी सप्लाई लिमिटेड है, मान लीजिए सप्लाई 100 ही है, अब इससे ज़्यादा हम एप्पल की सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, अभी आप ऐसा लेके चलिए। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए 3 लोग साथ में आ गए, उन सब ने बोला कि भई हमें भी एप्पल चाहिए, तो ये वाला जो दुकान वाला बंदा ये क्या करेगा, शॉप ओनर है जो, अभी मान लीजिए उसके पास एक ही एप्पल है और 3 खरीदार हैं। अब 3 खरीदार हैं और तीनों की सैलरी जो है ₹50 पहुँच गई है, तो अभी क्या होगा इसका, ₹10 जो एप्पल था इसका दाम कितना हो जाएगा, ₹100। क्या होगा इसका दाम, ₹100, क्योंकि सप्लाई जो है वो तो लिमिटेड है। लेकिन जो लोगों के पास पैसा है वो बढ़ गया है। अभी लोगों के पास पैसा बढ़ गया तो लोग ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। पहले क्या था, उनके पास कम पैसा था तो कम खर्चा कर सकते थे। अभी ज़्यादा पैसा है लोगों के पास तो वो ज़्यादा पैसा भी खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इस एप्पल का दाम कितना हो गया, ₹100 हो गया। अब पहले ₹10 का एक एप्पल था, अब ₹100 का एक एप्पल हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई। अब इस इन्फ्लेशन को अगर कम करना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इस एप्पल जो था पहले 100 पीस थे जो केवल, अब उसको हम कहीं से और दूसरे देशों से इम्पोर्ट करें। अगर हम मान लीजिए हम अफ़गानिस्तान या फिर ईरान से कहीं से एप्पल इम्पोर्ट करते हैं और हम 100 एप्पल और मँगा लेते हैं, तो क्या होगा, 200 एप्पल हो गए। तो फिर से क्या है, अगर डिमांड उतनी ही है और सप्लाई बढ़ गई तो उसके रेट कम हो जाएँगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास अभी इम्पोर्ट करने वाली कंडीशन में हम हैं नहीं, या फिर हम इम्पोर्ट करना नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, हम वापस ऐसा कुछ करें कि ये 1 ज़ीरो जो है ये गायब हो जाए। 1 ज़ीरो अगर ये गायब हो जाएगा तो वापस जो महँगाई बढ़ गई थी, वो वापस कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि पहले ₹5000 थी, जब लोगों की इनकम तो ₹10 का एक एप्पल था। अभी 50,000 हो गई है तो लोगों का तो जो एप्पल के दाम है वो ₹100 के हो गए हैं। तो यानी कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम सैलरी वापस घटा के लोगों की 5-5 हज़ार कर दें, तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। अब इस सैलरी को घटाया कैसे जा सकता है? कि जैसे कि सैलरी कह सकते हैं, फिर मनी सप्लाई कह सकते हैं, इसको घटाया कैसे जा सकता है? जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोगों की सैलरी बढ़ेगी, जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की सैलरी कम होगी। यानी कि पैसे की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब कोई चीज़ कम क्वांटिटी में होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या है, हमें मनी सप्लाई घटानी है अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो। आइए हम अपने देखते हैं अब चार्ट पे, ये जो हमने नंबरिंग करी हुई है, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब मान लीजिए पहले जो 4% और 22% का सीआरआर आ रहा है, अगर इसको गवर्नमेंट बोलती है कि हम सीआरआर को 10% कर देते हैं, यानी कि अब सीआरआर कितना हो गया, 10, और जो एसएलआर है वो पहले 22 था, उसको अगर गवर्नमेंट बोलती है हम 50 कर देते हैं। पहले कितना था, 4 और 22, अब कितना हो गया, 10 और 50। तो उससे क्या होगा, पहले जब 4 और 22 था, तो जो हमारे बैंक से उनके पास लोन में देने के लिए कितने रुपए थे, 22 और 4 26। 26 में से अगर 100 को हटा दिए तो कितने बचे, ₹74 पहले जो बैंक थे वो लोन में घुमा सकते थे। ठीक है? लेकिन अभी क्या है, सीआरआर 10 हो गया और एसएलआर 50 हो गया। तो अभी जो बैंक है उनके पास कितना रुपया बचा फालतू, ₹40 ओनली 100 में से, क्योंकि बाकी तो जमा हो गया ना। आरबीआई रेगुलेट करता है, तो आरबीआई ने बोल दिया कि एसएलआर 50 कर दिया हमने, सीआरआर 10 कर दिया, वो तो उनकी मर्ज़ी है। वो अपने हिसाब से मॉनेटरी सप्लाई को चेंज कर सकते हैं ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें और उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ में हेल्प कर सकें। तो इसलिए आरबीआई कंटीन्यूअसली इसको रेगुलेट करती रहती है। अब मान लीजिए अब मान लीजिए कि बैंकों के पास केवल ₹40 है लोन देने के लिए। अब क्या होगा, मान लीजिए बैंकों का भी तो अपने कुछ एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए उनका लाइट का बिल, फ़ोन का बिल, उनको किराया देना है, अपने जो भी उनके जहाँ-जहाँ उनकी ब्रांचेज़ हैं उनका किराया अगर मान लीजिए उनको देना है कोई, उनको अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी है, तो मान लीजिए उनका ये सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो ₹50 आता है, वो ₹50 आता है, ठीक है? तो पहले क्या था, ₹74 थे जब बैंकों के पास, तो उनका इंटरेस्ट रेट कम था, क्योंकि उनको कमाना कितना था उससे, ₹50 ही। उससे ऊपर जो भी आ जाए उनका प्रॉफ़िट है, तो वो एक लिमिटेड प्रॉफ़िट कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारी आपको पता है सरकारी बैंक्स भी होते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए सरकार काम करती है। और जो सरकारी बैंक हैं वो भी उतना ही अर्न करना चाहते हैं, जिससे वो लगातार अपना प्रॉफ़िट इतना कर सकें कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा और पैसा ना माँगना पड़े। ठीक है? तो क्या है, वो पहले ₹50 कमाने थे उनको, अभी भी उनको भाई खर्चे तो उतने ही, खर्चे तो कम नहीं होंगे, तो खर्चे उनके उतने ही हैं, लेकिन अब उनके पास क्या है, लोन देने के लिए पैसे कम हो गए हैं। पहले ₹74 थे उनके पास, रुकिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। पहले उनके पास ₹74 थे देने के लिए, ₹74 थे, उसमें से उनको ₹50 इंटरेस्ट कमाना था। अभी क्या है, उनके पास ₹40 है, अभी उनको 50 कमाना है। तो यानी क्या होगा, अब मान के चलिए कि पहले अगर बैंक जो है वो 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर लोगों को लोन दे रहा था, अब वो क्या करेगा, इसका इंटरेस्ट बढ़ा के 18% कर देगा। जब 18% कर देगा किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा, अब पहला आप देखिए, आप आरबीआई ने अपना इंक्रीज़ किया सीआरआर, एसएलआर। अब क्या है, बैंकों के पास कम पैसा बचा। जब बैंकों के पास कम पैसा बचा लेंड करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पीपल जो है वो भी तो कम लोन लेंगे। मान लीजिए आपको बाइक लेनी है किसी को, अब मान लीजिए ₹1,00,000 की बाइक है, अब आपको पता है कि अगर मैं 1 साल का अगर मान लीजिए मैं उसका टेन्योर करवाता हूँ, तो मेरे को केवल 10% ब्याज देना है, यानी कि 1,00,000 पे 10% कितना हुआ, ₹10,000। तो आपको बाइक कितने की पड़ी थी? 1,10,000 की। अभी क्या है, 18% हो गया आपका ब्याज। तो क्या करेंगे आप, थोड़ा-सा डिले कर देंगे यार। यार अभी 18% कर दिया है ब्याज बैंकों ने, तो अभी रुक जाते हैं थोड़े दिन के लिए। थोड़े से ब्याज कम होंगे, फिर से हम अपनी बाइक जो है वो ले पाएँगे। क्योंकि अब अभी आपकी बाइक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? उसी सेम प्राइस की बाइक जो है वो, लेकिन अब कितने की मिलेगी आपको? 1 साल का लोन लगाने के बाद ₹1,18,000 की। तो इसमें से क्या है, अभी आप कोशिश करेंगे कि आप बाइक ना लें। अगर आप डिले कर सकते हैं उसको, तो आप 6 महीने बाद देख लेंगे, जब वापस 10% पे आ जाएगा, तब हम खरीदेंगे बाइक को। अभी क्योंकि 18% हो गया है, तो हम अभी लोन नहीं लेने वाले हैं। तो इसमें से क्या होगा, जब डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, किस चीज़ की डिमांड कम होगी? जो सामान खरीदने वाला है। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग पहले लोन लेने वाले थे, अब क्या है, सबको पहले 10% पे लोन मिल रहा था, अब 18% पे लोन कर दिया बैंकों ने। तो अगर 100 लोग थे, तो अब उसमें से केवल 10 लोग ही ऐसे होंगे जो बाइक लेना चाहेंगे, यानी कि 90 लोगों ने बाइक लेना कैंसल कर दिया, फिर डिले कर दिया अपने प्लान कि बाद में लेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर जो बाइक की कंपनीज़ हैं उनको अपने रेट्स डाउन करने पड़ेंगे। तो रेट कम करने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन, महँगाई कंट्रोल में आ रही है। मान लीजिए पहले जो आपकी बाइक थी, वो कितने की थी? 1 लाख की। 1 लाख की बाइक थी अगर 1 लाख की बाइक थी,
तो आपको 18,000 रुपये उसमें ब्याज देना पड़ेगा। अब 1,18,000 की पड़ गई, तो अब जो बाइक की कंपनी है वो क्या करेंगी, मान लीजिए अगर इसको 90,000 कर देते हैं, तो हम वापस 1,10,000 रुपये अपनी बाइक बेच पाएँगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो गया। समझ गए आप? कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है आरबीआई, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा-घटा करके। हालाँकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, यानी कि अगर कोई भी सीआरआर, एसएलआर को लेकर के सरकार अगर कोई भी डिसीजन लेती है, आरबीआई कोई भी डिसीजन लेती है, तो उसका असर दिखने में 6-6 महीने, साल-साल भर लग जाता है। इसके पीछे भी रीज़न हम देखेंगे अभी कि क्या रीज़न्स हैं आगे चल के, उसको हम कहेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में कवर करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, महँगाई को कहते हैं इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन का उल्टा क्या है, डिफ्लेशन, यानी कि सस्ताई आ गई एक तरीके से। ये कहने में अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि कभी भी हमने ऐसा कभी फ़ील नहीं किया कि सस्ताई आ गई। सस्ताई का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी सामान जो है वो 1 लाख का है, ठीक है? 1 लाख का सामान है, अगर मान लीजिए महँगाई 4% है, ठीक है? तो अभी कितने की हो जाएगी ये? 1.04 लाख हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि 4% महँगाई है। लेकिन अगर मान लीजिए डिफ्लेशन आ गया, कितना आ गया? मान लीजिए 2% डिफ्लेशन आ गया। तो 2% डिफ्लेशन की वजह से क्या होगा कि 1 लाख रुपए कोई सामान है वो कितने का हो जाएगा? 98,000 का। कितने का हो जाएगा? 98,000 का। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यही करनी चाहिए। पर नहीं, नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो कंपनी अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को 1 लाख रुपए में बना रही है और मार्केट में बिक रही है कितने में? 98,000 रुपए में। तो फिर तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ बंद होनी शुरू हो जाएँगी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। ये तो पूरी साइकिल चालू हो जाएगी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो वो खर्च नहीं कर पाएँगे, तो हमारा देश जो है अभी जो ग्रो कर रहा है वो क्या करेगा, और घाटे में जाने लगेगा। हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो हमारे देश की हालत कैसी हो सकती है? पाकिस्तान जैसी। वहाँ पे क्या है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, किसी को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। खैर वो एक अलग बात है, उसके ऊपर कभी जियोपॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल हम देखते हैं डिफ्लेशन की तरफ। तो हमने अभी देखा कि डिफ्लेशन क्यों है, क्या है, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो इफ सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट्स आर कट, तो क्या होगा? अभी हमने देखा कि सीआरआर, एसएलआर को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला देंगे। और अगर मान लीजिए कि अभी डिफ्लेशन आ गया, तो हमें क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है मार्केट में। मनी सप्लाई बढ़ा के, जब हम मनी सप्लाई बढ़ाएँगे कैसे, कि मान लीजिए सीआरआर और एसएलआर हमने देखा 4% और 18% था, उसका आप घटा करके 2% और 9% कर दीजिए। अब क्या है, बैंकों के पास और ज़्यादा पैसा बचेगा लोन देने के लिए। कितना बचेगा? 89% पैसा बच जाएगा लोन देने के लिए। तो फिर क्या होगा, जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और मार्केट में, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। इस तरीके से हम डिफ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का उल्टा क्या हो गया? डिफ्लेशन। अगर आपने इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप आसानी से इस पे अप्लाई कर पाएँगे और डिफ्लेशन को भी समझ सकते हैं ईज़िली। अब जैसे हम सीआरआर, एसएलआर को अगर हम कम करते हैं तो उससे क्या होगा, जो लोन के रेट्स हैं वो भी कम हो जाएँगे, क्योंकि बैंकों को तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा ही तो कमाना है अपना खर्चा निकालने के लिए। उस पे मान लीजिए वो 2-4% और कमाएँगे। तो अगर उनके पास पैसा लोन में देने के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो आसानी से क्या होगा, वो लोन के रेट और कम कर सकते हैं, तब भी वो उतना ही कमा पाएँगे। तो इससे क्या है, हम मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा पाएँगे, लोग और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और फिर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगेगी। देखिए, आप ये ग्राफ देख रहे हैं, सीआरआर, एसएलआर घटाया हमने, उससे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुए। जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो फिर क्या हुआ, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गई। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी तो क्या होगी, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी इकोनॉमी की, लिक्विडिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास अब ज़्यादा पैसा है सामान खरीदने के लिए। ठीक है ना? यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई भी किसी को दिक्कत आने वाली है। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। आई होप कि वी विल बी एबल टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस। हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। अभी हमने क्या-क्या देख लिया? सीआरआर देख लिया हमने, एसएलआर देख लिया हमने। सीआरआर, एसएलआर के बाद अब क्या हम देखने वाले हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? आप ये देखिए जो लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, पर वही सेम चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप ये पढ़ना बाद में, पहले आप ये देख लीजिए मैं बोल क्या रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज़ को सेल करती है या फिर परचेज़ करती है। अब इनको जो ओपन मार्केट में सेल और परचेज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड की जाती हैं सिक्योरिटीज़। यानी कि एक पेपर होगा, उस पेपर पे मान लीजिए बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड में क्या है, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं इसमें हम बॉन्ड सेल या परचेज़ करते हैं। हम मतलब आरबीआई। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई भी पेपर है, उसपे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी स्कीम चलानी है, नहीं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई से बोलेगी कि हमें जो पैसों की ज़रूरत है, तो आप हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप बॉन्ड रेज़ करिए और ओपन मार्केट ऑपरेशन से हमारे लिए पैसा रेज़ करिए। अब आप ऐसा समझ लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, एक पेपर होता है। इस पेपर पे लिखा रहता है 1 लाख रुपीज़, ठीक है? 1 लाख रुपीज़ लिखा रहेगा और इसपे लिखा रहेगा कि ये 20 साल के लिए है। क्या लिखा रहेगा? 20 साल के लिए है, 20 ईयर्स। 20 साल के लिए है और इस पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा आपको? अगर कोई भी ये बॉन्ड खरीदता है तो इसमें मान लीजिए सरकार देती है 7% इंटरेस्ट रेट। कितना दे रही है? 7%। अब ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड बॉन्ड्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है इस बॉन्ड के पीछे कि अगर कल को कोई भी दिक्कत होती है, तो गवर्नमेंट जब तक बैंकरप्ट नहीं हो जाती, खुद अगर भारत सरकार ही डूब ना जाए, तब तक हर कीमत पर इंटरेस्ट रेट पे करके और प्रिंसिपल वापस लौटा करके ये खरीद लिया जाएगा वापस। इस बॉन्ड में मेनली क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर मान लीजिए वो बॉन्ड खरीदता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है अगर, उस पे क्या लिखा रहेगा कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा तो आपको 20 साल तक जो भी इसका इंटरेस्ट रेट बनेगा वो हर साल आपको दिया जाएगा। और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कब मिलेगा आपको? 20 साल जब पूरे हो जाएँगे तो आपको प्रिंसिपल भी वापस कर दिया जाएगा। यानी कि 20 साल तक आपको इंटरेस्ट लौटाया जाएगा और 20 साल बाद आपको प्रिंसिपल पूरा वापस कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं बॉन्ड। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू क्या होता है, आरबीआई जो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है या फिर खरीदती है।
इसके थ्रू भी हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी कि सरकारी बैंक हो गए, हमारे प्राइवेट बैंक हो गए, इन सब के लिए मैंडेटरी नहीं होता कि वो इन सिक्योरिटीज़ को की परचेज़ करें ही करें। आरबीआई ने इनके लिए मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, नॉट बाउंड। देख रहे हैं ना आप? आरबीआई ने इनके लिए मैंडेटरी नहीं किया हुआ है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदें ही। ये क्या है, कॉमन इंसान भी बोली लगा करके खरीद लेता है। इनकी बिडिंग होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाकर के आप भी बिडिंग करके इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। हमें यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये देखिए मैंने आपको स्टार मार्क कर दिया है यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी पैसा जो है, अभी हमने क्या देखा था, अगर इन्फ्लेशन कब होगा मार्केट में ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में फ्लड किया जाता है, यानी कि बैंक जो है बहुत सारा अगर लोन दे देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा जो है वो मार्केट से वापस लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है आरबीआई को, आपको मतलब आरबीआई को अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वो मार्केट में लेके जाएगी। मार्केट में क्या बोलेगी, आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको ये बॉन्ड देंगे। इस बॉन्ड में ये बेनिफिट्स हैं। आपके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 20 साल पूरा होने के बाद आपको मूलधन वापस कर दिया जाएगा। इससे बढ़िया क्या होगा, और गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कि ये कभी भी डूब सकता ही नहीं है। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर हमें इन्फ्लेशन कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट से मनी सप्लाई हटानी पड़ेगी। तो जब गवर्नमेंट ये पेपर बेचेगी मार्केट में, गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको सेल करेगी मार्केट में। आखिर ये पेपर ही तो बेच रहे हैं, एक पेपर में लिख करके ये सारे डिटेल अगर वो बेचते हैं, और जो 1 लाख रुपया है वो अगर मान लीजिए कि जो आम इंसान है वो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को देता है, तो क्या होगा, मार्केट से 1 लाख रुपया चला गया। अब ऐसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1000 बॉन्ड निकाल दिया, तो 1 लाख इंटू 1000 यानी कितना हो गया, लगभग 10 करोड़ रुपए। अब अगर मान लीजिए ऐसे-ऐसे 1 लाख वाले बॉन्ड जो हैं वो 1000 बॉन्ड्स थे, जो कि गवर्नमेंट, ये तो बहुत मैं छोटा स्केल बता रहा हूँ आपको, ये बिलियन डॉलर्स में होता है, कई लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स एक साथ सेल किए जाते हैं। फिर भी हम 1000 बॉन्ड्स का केवल एग्जांपल ले रहे हैं। अगर 1 लाख रुपए 1000 बॉन्ड जो है वो सेल करती है गवर्नमेंट, तो कितना मार्केट से कैश हट गया, 10 करोड़ रुपए। मार्केट से कितना कैश हट गया, 10 करोड़ रुपए मार्केट में जो पहले घूम रहे थे वो कम हो गए। वो पैसा कहाँ पे आ गया, आरबीआई के पास आ गया। ठीक है ना? तो जब मार्केट से पैसा हटाया जाएगा, आम लोगों के पास से पैसा जो है वो आरबीआई के पास जाएगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो घट रही है। जब भी वो घटेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा कम बचेगा। उन्होंने तो दे दिया, उन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो पैसा कब मिलेगा उन्हें, 20 साल बाद। तो इन्फ्लेशन में भी 20 साल बाद बढ़ेगा, लेकिन अभी तुरंत में तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया। ठीक है, समझ गए ना आप? तो इन्फ्लेशन को जब कम करना होगा तो क्या होगा, आरबीआई बॉन्ड सेल करेगा। और जब डिफ्लेशन को कंट्रोल में करना होगा तो आरबीआई क्या करेगा, परचेज करेगा बॉन्ड को। परचेज किससे करेगा, आम लोगों से। आम लोगों को क्या बोलेगा, भैया ये रहे आपके 1 लाख रुपए, ये आप उड़ाइए यहाँ पे, क्योंकि मनी सप्लाई हमें बढ़ानी है। आप 1 लाख रुपए ये अपने ले लीजिए, उड़ाइए, आप अपने गाड़ियाँ खरीदिए, घर खरीदिए, जो करना है करिए, लेकिन हमारे जो ये बॉन्ड वाला पेपर है हमें वापस कर दिए। तो वो क्या करते हैं, वापस मार्केट में इन्फ्यूज कर रहे हैं मनी, तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन वापस बढ़ने लगेगा। तो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया इन्फ्लेशन वाला, तो आप डिफ्लेशन आसानी से पहुंच सकते हैं, डिफ्लेशन तक। ठीक है ना? मैं आपको इसीलिए एकदम लेमन वाली लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को। ये वाला ग्राफ आप याद कर लीजिए, इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी है। अब ये पॉलिसी रेट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हम आगे देखने वाले हैं। बाकी सब आप लोगों ने देख ही लिया आई थिंक, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन से अगर हमें फाइट करना है, इन्फ्लेशन से, और यहाँ पे डिफ्लेशन से फाइट करने के लिए हम ये करने वाले हैं, इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है ना? और हम इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम देखेंगे एक बार कैसे, अभी तक हमने जो भी समझा है यहाँ पे पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि क्वांटिटेटिव टूल्स हैं हमारे, सीआरआर है 4% होता है, जैसे कि आपको पता है। एसआरआर जो घटाते बढ़ाते रहते हैं, बैंक कभी 18%, कभी 22%, बैंक अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं करता रहता है। अभी क्या है, आपने स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि सीआरआर एसएलआर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या होगा, हम इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा क्या होगा, कम हो गया, बैंकों के पास पैसा कम हो गया, तो ब्याज दरें बढ़ा देंगे। जब वो ब्याज दरें बढ़ा देंगे तो लोग कम लोन लेंगे, जब कम लोन लेंगे तो पूरी सर्कल आप वो रिवाइज करिए वापस, जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था। तो यानी कि हमें पता लगा कि अगर इन्फ्लेशन से फाइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरआर एसएलआर को बढ़ाना पड़ेगा। और उसका उल्टा क्या होगा, अगर डिफ्लेशन से फाइट करना है तो हमें सीआरआर एसएलआर को घटाना पड़ेगा। तो हमारा काम यहाँ पे हो गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि क्या करेंगे हम, अगर हमें इन्फ्लेशन से फाइट करना है तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उनको क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, लोगों का जो पैसा है, जो उनके पास कैश पड़ा हुआ है, उनके पास पॉकेट में लिक्विड मनी जो है वो क्या कहाँ पे आ गई, आरबीआई के पास। जब भी मार्केट से पैसा हटेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन से फाइट करना है तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते हैं, और अगर हमें डिफ्लेशन से फाइट करना होता है तो आरबीआई क्या करती है, हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उनको बाय करती है, ताकि वो वापस पैसा इन्फ्यूज कर सके और डिफ्लेशन को कंट्रोल में ले आए। अब हम पहले पॉलिसी रेट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस स्लाइड पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी रेट अभी आपने देखा नहीं है। तो पॉलिसी रेट क्या होता है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रेपो रेट, इसको हम आरआर शो करते हैं। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, इसको हम आरआर 3 बार लिखते हैं। मूवी वाला आरआर नहीं है, ये क्या है, रिवर्स रेपो रेट। अब क्या है, रेपो रेट को हम रेपो रेट क्यों कहते हैं, आरईपीओ रेपो रेट, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। यानी कि जैसे मान लीजिए इसका मेन जो रेपो रेट का काम आता है वो कम आता है। जैसे मान लीजिए कि बैंक है कोई, मान लीजिए एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। अभी एसबीआई है, उनको शॉर्ट टर्म में लोन चाहिए,
क्योंकि वो आगे कस्टमर्स को लोन देना चाहते हैं। उनके पास मान लीजिए अडानी चला गया एसबीआई के पास कि जी हमें लोन चाहिए। अभी मान लीजिए बैंकों के पास पैसा कम है उस टाइम पे, जो भी ये टाइम लायबिलिटीज़ या डिमांड लायबिलिटीज़ जो हैं वो उतनी ज़्यादा अभी उनके पास नहीं है कि वो आगे जितने का लोन चाहिए अडानी को वो दे पाएँ। तो ये क्या करेंगे, अगर इनको शॉर्ट टर्म में लोन चाहिए, इनको लग रहा है कि भाई आगे चल कर के हमारे पास 14 दिन बाद हमारा जो फेस्टिव सीज़न है वो खत्म हो जाएगा, वापस हमारी हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं यानी कि हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो क्या करेंगे, ये 14 दिन के लिए बोलते हैं कि हम आरबीआई से लोन ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, रेपो रेट का यूज़ होता है। रेपो रेट का मतलब क्या है कि जो एसबीआई वो जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई को क्या करेगा ये, इनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है इनको खरीदनी। जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है, तो ये बैंकों के लिए मैंडेटरी नहीं होती है कि वो खरीदें ही। पर अगर वो चाहते हैं खरीदना तो वो खरीद सकते हैं, क्योंकि वो बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का उपयोग कैसे होता है, प्राइवेट और सरकारी बैंक कैसे कर सकते हैं इनका उपयोग। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी इनको 14 दिन के लिए पैसे की ज़रूरत है, इनके पास कम पैसा है, उनको लोन में पैसा देना है। तो क्या करेंगे ये लोग, ये गए आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाकर के क्या बोलेंगे, इतने हज़ार करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत है और ये हमें 14 दिनों के लिए चाहिए। आरबीआई क्या बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितने का तुम्हें लोन चाहिए उतने का लोन ले जाओ। बदले में क्या है, तुम थोड़ा कोलेट्रल जमा कर जाओ। कोलेट्रल कितना, जितने का तुम्हें लोन चाहिए उतने का कोलेट्रल जमा कर जाओ। कोलेट्रल किस फॉर्म में होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। अब क्या होता है, रेपो रेट वो एक एग्रीमेंट साइन करवाता है आरबीआई इन बैंकों से कि क्या है, 14 दिन बाद तुम आओगे वापस और ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले जाओगे। हमारे जो रीपर्चेस एग्रीमेंट के तहत जो हमने एग्रीमेंट साइन किया था उसमें जो भी ब्याज दरें होती हैं, ये क्या है, आरबीआई टाइम टू टाइम सेट करता है। रेपो रेट कितना होगा, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, वो हमारा इंटरेस्ट रेट भरो, अपना कोलेट्रल वापस ले जाओ और हमारा मूलधन वापस कर दो हमारा। ठीक है? बस यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ये एसएलआर वाले कोटे की सिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। एसएलआर आपको याद है ना, 22% 18% जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आरबीआई घटाता बढ़ाता रहता है अपने हिसाब से। एक सीआरआर होता है, एक एसएलआर होता है। तो ये सीआरआर एसएलआर वाले कोटे की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, उससे अलग सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसके जो कोलेट्रल में रख करके एसबीआई है, आरबीआई से पैसा उठा सकता है ताकि वो लोन में घुमा सके। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना एकदम आपको? यहाँ तक एकदम बढ़िया समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब हम चलते हैं आगे। अब क्या होता है, ये एमएसएफ देखते हैं हम। अभी आरआरआर रिवर्स रेपो रेट हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अभी हम पहले मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि ये रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो काफ़ी सिमिलर है, तो इसलिए मैंने आपको इन दोनों को साथ में क्लब करके समझाया है। आगे चल के हमने कंपैरेटिव स्टडी भी की है दोनों की, स्लाइड में नेक्स्ट वाले में। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, ये सारे ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए ये वाली सुविधा जो है वो एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आपको लगता होगा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो सारे बैंक्स होते हैं, एक आरबीआई एक्ट 1934 जिसके थ्रू आरबीआई क्रिएट हुआ था, उसकी एक सेकंड शेड्यूल है। उस सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी बैंक जो हैं वो मेंशन है उनके नाम, वो सारे ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाए जाते हैं। सेकंड शेड्यूल में मेंशन है जो बैंक, उन सबको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं। और ये सेकंड शेड्यूल कहाँ पे है, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर मेंशन है। और उस सेकंड शेड्यूल के अंदर ये सारे बैंकों के नाम मेंशन हैं जिनको हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं। इसमें एसबीआई, आपका पीएनबी, कैनरा बैंक, ये जितने भी बैंक हैं वो सारे वहाँ पे मेंशन हैं। और ये लगातार ये जो लिस्ट है ये अपडेट होती रहती है, ताकि जो भी नए प्राइवेट बैंक से खुलते हैं इनको हम उस लिस्ट में ऐड कर सकें। आइए अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की तरफ चलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बैंक है, मान लीजिए एसबीआई तो बड़ा बैंक है, अब मान लीजिए कोई थोड़ा छोटा बैंक है, उनको भी लोन चाहिए, लेकिन उनके पास क्या हो गया, एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत क्या आ गई, ये आ गई कि उनको लोन तो चाहिए आरबीआई से, लेकिन उनके पास जो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो थी उनकी, वो खत्म हो गई, उनके पास वो नहीं है। लेकिन उनको अर्जेंट तो पैसा चाहिए। वो पैसा मान लीजिए किस लिए चाहिए, या तो वो सीआरआर वाला जो उनको एनडीटीएल मेंटेन करना है उसमें कुछ कम हो रहा है, या एसएलआर वाला जो एनडीटीएल है वो मेंटेन करना है उसमें कुछ कम हो रहा है, या फिर लोन में भी अगर पैसा घुमाने के लिए उनको चाहिए कुछ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो भी वो एमएसएफ के अंदर पैसा ले सकता है। बस इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। जैसे कि जब आप कोलेटरल एज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे करके आप आरबीआई से अगर पैसा उठाते हो, तो आपको रेपो रेट पे जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसके थ्रू आपको पैसा मिल जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि 0.25% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है रेपो रेट के अंदर, ठीक है ना? 0.25% प्लस रेपो रेट, इसके इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है वो लोन मिलता है आरबीआई से। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की फैसिलिटी होती है जो कि केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए ही अलाउड है, बाकी किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। आइए हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि रेपो रेट और एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में डिफरेंस क्या है। अभी क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, एकदम कुछ अगर उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बैंकों को, तभी वो एमएसएफ यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, इसमें मिनिमम लोन की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपीज़। जबकि रेपो रेट में क्या था, मिनिमम वैल्यू जो थी लोन की वो 5 करोड़ रुपए, यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा का लोन अगर कुछ भी चाहिए तो वो रेपो रेट के तहत मिल सकता है उनको। जबकि एमएसएफ में क्या है, वो जो मिनिमम लेवल है वो 1 करोड़ रुपए तक भी जाता है, यानी कि 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप आरबीआई से लोन ले सकते हैं। यानी ये बैंकों के लिए है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं केवल उन्हीं के लिए है। किसके लिए, शेड्यूल्ड और कमर्शियल बैंक के लिए। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो हैं ये यहाँ पे अवेलेबल, उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अभी क्या है, इसमें बैंक्स जो हैं इसमें वो एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी होती है जो कि रेपो रेट में एप्लीकेबल नहीं थी। रेपो रेट में क्या था, वो एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी एप्लीकेबल नहीं थी यहाँ पे लोन लेने के लिए, उनको अलग से गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए थी। पर ये एमएसएफ क्या है, ये एक एक्सट्रीम केस सिनेरियो है, इसलिए यहाँ पे एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी जो थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि आप एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी को यूज़ करके भी आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मैक्सिमम लिमिट, आप एक लिमिट लगा दी गई है कि आप कितना लोन ले सकते हैं। वो क्या है, 1% ऑफ एनडीटीएल, जो भी आपका वो 15 डे का जो एनडीटीएल होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था अभी लेक्चर में, वो उसका केवल 1% ही एमएसएफ के अंदर लोन लिया ही जा सकता है।
है, यहाँ पे मैंडेटरी, इससे ऊपर आप लोन नहीं ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना? और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको पता है कि रेपो रेट प्लस 0.25% चार्ज होता है। जबकि रेपो रेट में क्या है, पूरा सिस्टम यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे क्या है कि एक तो 5 करोड़ रुपए या उससे ऊपर का लोन मिलता है, और यहाँ पे आरबीआई के जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे एलिजिबल हैं, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो गए, जितने भी बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए या फिर रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, वो सारे ही रेपो रेट के अंदर पैसा उठा सकते हैं। या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो हैं वो भी पैसा यहाँ से उठा सकते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं एनबीएफआई के ऊपर, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या है कि एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती रेपो रेट के अंदर अगर आपको पैसा उठाना है तो। हालांकि इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। जैसे यहाँ पे क्या था, एनडीटीएल का 1% ही केवल उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कोई लिमिट नहीं, जितनी भी जरूरत होगी, जितनी भी आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, आप उसके हिसाब से पैसा ले सकते हैं। और रेपो रेट जो है वो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया था, जो तो आपको मैंने बताया कि आरबीआई जो है वो टाइम टाइम पे रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट जो है इनके रेट जो है वो फिक्स करता है। हमने रेपो रेट देख लिया और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी देख लिया। आइए हम रिवर्स रेपो रेट भी देख लेते हैं। अभी रिवर्स रेपो रेट में क्या है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब जैसे कि आप समझ में आ रहा होगा ये पढ़ के ही टर्म, कि रेपो रेट पे क्या था, जो भी जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर दूसरे बैंक थे वो आरबीआई से अगर पैसा लेते हैं तो वो रेपो रेट पे लेते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है कि अगर आरबीआई को पैसा लेना है इन बैंकों से तो वो किस ब्याज दर पे लेगा, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ये हमेशा जो है, आपको पता है कि जो आरबीआई है वो पेरेंट बैंक है इंडिया का, यानी कि वो मेन बैंक है, वो ही सारा रेगुलेट करता है। तो ऑब्वियस वाली बात है कि जो आरबीआई के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपेरेटिवली कम होगा कंपेयर टू आरआर। अगर मान लीजिए रेपो रेट जो है वो 4% है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, ऑब्वियसली 3% या फिर 3.25%, इतना ही रहेगा। मतलब मुद्दे की बात यह है कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो हमेशा कम रहेगा रेपो रेट से। और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल क्या है कि जब भी आरबीआई अगर किसी भी बैंक से पैसा लेती है, जो भी रीज़न हो, अगर मान लीजिए आरबीआई को भी जरूरत लगती है पैसे लेने की, तो वो रिवर्स रेपो रेट पे पैसे लेते हैं सारे बैंकों से। और सारे के सारे जितने भी बैंक्स होते हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे एलिजिबल होते हैं लोन देने के लिए आरबीआई को। और ऑब्वियस वाली बात है, जब रेपो रेट जो आरबीआई चेंज कर सकता है तो रिवर्स रेपो रेट भी आरबीआई चेंज कर सकता है। तो अपने हिसाब से इनके जो रेट्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। अब एक और चीज़ ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि बेसिस बेसिस पॉइंट क्या होते हैं। बेसिस पॉइंट क्या होते हैं ये आपसे पूछ सकता है कभी भी। तो जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको हम बेसिस पॉइंट कहते हैं। अभी बेसिस पॉइंट क्या है, 1% में हमारे 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। 1% में कितने हैं, 100 बेसिस पॉइंट है। तो अगर मान लिया रिवर्स रेपो रेट है, उसकी जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पर वो 3.25% चल रहा है, और रेपो रेट जो है वो 4% चल रहा है हमारा, तो इस पर कितने बेसिस पॉइंट का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, 0.75। 0.75 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में। ठीक है ना, समझ गया ना, 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। तो इस तरीके से हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को भी निपटा चुके हैं। अब एक और चीज़ देख लीजिए आप कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, एलएएफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलएएफ। अभी हमने जैसा कि देखा कि जैसे ही अभी अगर मान लीजिए आरबीआई अगर चाहता है कि वो लिक्विडिटी कंट्रोल करे, तो वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करते हुए तो लिक्विडिटी को कम ज़्यादा कर सकता है। हमने देखा था कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो वाली स्लाइड पे हम वापस अभी चल के देखेंगे कि कैसे ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस वजह से हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्योंकि इसके थ्रू क्या है, आरबीआई कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए मार्केट में वो इसके हिसाब से मैनेज कर सकता है। इसलिए हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कंबाइन करके लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। और जो बेसिस पॉइंट था, जितने भी बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को, इनको हम बोलते हैं पॉलिसी रेट। क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट। यानी कि डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज कॉल्ड पॉलिसी रेट। अगर मान लिया रेपो रेट आपका 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.25% है, तो पॉलिसी रेट कितना हो गया इस वक्त, 0.75%। आइए एक बार ये भी देख लेते हैं कि हम रेपो रेट जो है उसका यूज़ करते हुए हम कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को। अब मान लीजिए रेपो रेट जितना अभी मान लीजिए 4% चल रहा है। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया इस देश में। अब आरबीआई चाहती है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें यूजिंग रेपो रेट, तो वो क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा करके, रेपो रेट का मतलब क्या है, जिसके थ्रू जो भी हमारे सरकारी बैंक हैं या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो पैसा उठाते हैं आरबीआई से लोन में देने के लिए। तो अगर वो पेरेंट बैंक कौन सा है, आरबीआई, वहाँ से पैसा आ रहा है, उसके बाद फिर ये जनता में ये लोन बढ़ रहा है। तो अगर वही 4% की जगह अगर मान लीजिए उसको बढ़ा करके वो 40% कर दे, आरबीआई बोले कि हम 40% पे आपको लोन देंगे, तो जो पहले 4% पे ये बैंक्स लेकर के आते थे आरबीआई से, तो 8% पे लोन देते थे लोगों को। अब ये 40% पे लेकर के आएंगे तो 60% पे देंगे, तभी तो उनका प्रॉफिट आएगा बीच में। तो इस तरीके से रेपो रेट को इंक्रीज करके भी आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सकता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकता है। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का आपको पता ही है कि जो भी हम इन्फ्लेशन के लिए करते हैं उसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो आपस में एकदम अपोजिट है। एक बार फिर से हम यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट के जो टर्म्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन रह गया हो तो। बेसिस पॉइंट क्या होता है, 1% जो होता है, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसके अंदर 100 बेसिस पॉइंट आते हैं। कितने आते हैं, 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है ना, ये केवल बेसिस पॉइंट ध्यान रखिए आप, ये बेसिस पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। अभी क्या है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और जो डिफरेंस होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट। क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट। यानी कि अगर रेपो रेट हमारा 4% है और रिवर्स रेपो रेट जो कि हमेशा कम होता है रेपो रेट से, तो वो कितना होगा, मान लीजिए अगर 3% है तो हमारा पॉलिसी रेट कितना हो गया, 1%। ठीक है ना। और इसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्यों बोलते हैं, ये भी आपने समझ लिया होगा कि इससे हम मैनेज कर सकते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा होनी चाहिए या कम। अभी हमने उसका एग्जाम्पल देख लिया कि कैसे मैनेज होता है।
चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। हालाँकि वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो गई, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो कॉन्सेप्चुअल टर्म्स थे इकोनॉमिक्स के वो हमने डिस्कस किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारा टेलीग्राम लिंक भी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप चाहें तो वो जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।